हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड होने वाला है। ठीक है, आपका जो होने वाला लेटेस्ट वीडियो होने वाला है विद एनईपी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी एनईपी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए होने वाला है। ड्यू सोल एनसीएफ सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो मेरे बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 ईस्वी यानी 300 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी तक की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन है विद नोट्स के साथ। और आज का जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी स्रोतों को किस तरीके से छानबीन किया गया, किस तरीके से जांच पड़ताल किया गया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण। यानी सर्वेक्षण मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, यानी कि किसी चीज की छानबीन करना। ठीक है, स्रोत मीन्स क्या होता है? जो भी हमें किसी चीज के बारे में बताते हो, यानी कि आज से कुछ टाइम पहले ये चीजें थी। जैसे कोई भी हमारी इमेज होती है, इमेज हमें क्या बताती है कि एक टाइम पे हम ऐसे थे और अब ऐसे हो गए थे। क्या कर रहे हैं? वो हमें बताती है। यानी स्रोत मीन्स क्या होता है? किसी चीज के बारे में मैं किसी चीज का ज्ञान देने वाली वस्तु, वो हमारी स्रोत होती है। यानी क्या जरिया है उस चीज के बारे, उस चीज को जानने का। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं श्रीलंका है, वहां पे रावण रहता था, तो वहां पे क्या स्रोत है कि क्या किस चीजों से पता चलता है कि वहां पे ये चीजें पहले मौजूद थी। ठीक है, ये होता है हमारा स्रोत। और उन्हीं का हम क्या करें? सर्वेक्षण करने वाले हैं। बाकी चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छी सारी चीजें हमें एक्सप्लेन हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे, सबसे बात करते हैं पहले परिचय से। कहां की बात करते हैं? परिचय से। स्रोत या साक्ष्य, क्या कहते हैं? स्रोत या फिर साक्ष्य यानी सबूत। अतीत के विभिन्न अवशेष हैं, अतीत के बहुत सारे अवशेष हैं। ठीक है, जो इतिहास के पुनर्निर्माण में, जो इतिहास को पुनः रचना करने में, वापस से दिखाने में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। समय के साथ साथ स्रोत या फिर आप साक्ष्य कह सकते हो, साक्ष्य के अध्ययन के तरीके जो है वो बदल रहे हैं, तरीके में परिवर्तन आ रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, दूसरे शब्दों में अतीत को चित्रित करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहे तो अतीत को जानने के लिए, चित्रित करने के लिए, अतीत को चित्रित करने के लिए साक्ष्य की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, अलग अलग तरीके से की जा सकती है। किसकी? साक्ष्यों की व्याख्या। यह इतिहासकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताता है। ये क्या करता है? इतिहासकार की जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण बताता है। क्योंकि देखो, अगर इतिहासकार अच्छा होगा, मान लो कोई भी चीज हमें मिली, जैसे मुझे एक सिक्का मिला, ठीक है, अगर इतिहासकार अच्छा होगा, अच्छा अगर ज्ञानी होगा, तो ही वो बता पाएगा सिक्का कब का है। अदरवाइज वो क्या करता है? उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, गलत ईस्वी का बता देगा। डन है? तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी होती है? इतिहासकारों की भी होती है, क्योंकि वही अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। क्योंकि वही क्या करता है? अतीत और जो उसका वर्तमान है उसके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है कि ये इस टाइम पे था और ये इस टाइम पे, मतलब ये चीजें इस टाइम पे मौजूद थी और ये अब इस टाइम पे मौजूद नहीं है। तो उसके सही चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। 19वीं शताब्दी में साहित्यिक साक्ष्य के अनुवाद पर तो जोर दिया गया है। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो साहित्य साक्ष्य था उस पर क्या बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किंतु उसके साथ साथ अभिलेख, सिक्के, कला और वस्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उसके साथ साथ ही क्या हुआ? जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, कला है और जो वस्तुकला है, उसके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास देखने को हमें मिला है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। बात करने जो साहित्य है, साहित्य में हमें कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं? साहित्यिक साक्ष्य अतीत के बारे में काफी जानकारी देते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है, साहित्य में लिखे हुए कि ये चीजें थी, क्योंकि उनमें घटनाओं और विषयों का विस्तृत वर्णन होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? जो भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत से विस्तार से वर्णन किया होता है। किंतु जैसे कि स्पष्ट है, जैसा कि हमें पता है, साहित्यिक साक्ष्य के कालक्रम, लिपि, लेखकों के व्यक्तिगत पक्षपात आदि से जुड़े अनेक समस्याएं हैं। यानी जैसे कि हमें पता है, जो लेखक है ना, वो लेखक क्या करते हैं? अलग, जब जैसे मैंने आज लिखना स्टार्ट किया, क्या पता मैं आज उसमें लिखना स्टार्ट किया और मैंने आज डेट ना डाल कल की डेट डाल दी, तो उससे क्या हो? जिसका कालक्रम है वो चेंज हो सकता है ना। मैंने लिखना शुरू किया मंडे को और मैं बताया उसको डेट डाल रहा हूँ थर्सडे वाले दिन की, तो इससे क्या हुआ? डेट आगे पीछे हुई ना, तो इससे कालक्रम में भी फर्क पड़ा। प्लस लिपि मीन्स क्या होता है? कोई ऐसी भाषा होती है, कई ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है,
ठीक है। प्लस कई लोग जो लेखक होते, लेखक के व्यक्तिगत पक्षपात यानी उनके खुद के अपने पक्षपात होते हैं, किसी चीज पे ये अपना पक्ष लगते हैं, यानी कुछ चीजों को बढ़ावा देते हैं, किसी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी लिख देते हैं। ठीक है, ये सभी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है किसमें, साहित्यिक साक्ष्य में। इसलिए इतिहास की बेहतर समझ के लिए साहित्यिक साक्ष्य, इसलिए इतिहास की बेहतर समझ के लिए साहित्यिक साक्ष्य को अनेक साक्ष्य जैसे कि अभिलेख, सिक्कों या पुरातत्व से प्राप्त जानकारी से परिपुष्ट आ सकता है। यानी कि साहित्यिक साक्ष्य में जो भी हमें साक्ष्य दिए गए हैं उन सभी को सही भी है या नहीं है, उन सभी को जानने के लिए हम किसी अभिलेख से जान सकते हैं, ठीक है, सिक्कों से जान सकते हैं, पुरातत्व से प्राप्त जानकारी से हम उसको परिपुष्ट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य को मोटे तौर पर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो साहित्यिक साक्ष्य है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट कौन था आपका, धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या है आपका गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा क्या है विदेशी साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या आएगा, जो धर्म के ऊपर लिखे गए, जैसे भगवद गीता हो गई, कुरान हो गया, पुराण हो गया और कई सारी चीजें लिखी गई हैं। सेम उसी तरीके से आपका जो गैर धार्मिक है, गैर धार्मिक में भी आपके कई सारे आ सकते हैं, कई लेखकों की जीवनियां आ सकती है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने बात आ लिया है। और विदेशी साहित्य में क्या सकते हैं, विदेशी साहित्य में जो बाहर से जो लोग आए हमारे इंडिया में, यानी कि जो बाहर के रहने वाले विदेशी यात्री हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने जो चीजें देखी, जैसे अल-बिरूनी आया, इब्न बतूता आया, उन्होंने जो चीज देखा, दास प्रथा, जाति प्रथा, उन सभी चीजों के बारे में बताया। जो भी उन्होंने कुछ वो देखे, रीति रिवाज देखे, उसके बारे में बताया, ठीक है, कुछ उस टाइम पे पाखंड थे उनको भी दिखाया, वो सारी चीजों के विदेशी साहित्य के अंडर आएंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। किसकी बात करने वाले हम लोग, पहले धार्मिक साहित्य की। पुराण, महाभारत और रामायण को गुप्त काल में संकलित किया गया था, यानी कि इकट्ठा किया गया था, संकलित यानी रचा गया था। आर्य मंजूश्री मूलक एक बौद्ध महान साहित्य, क्या ये बौद्ध महान साहित्य है, महायान साहित्य है, जिसमें भारत के प्रारंभिक से मध्ययुगीन इतिहास तक का अध्ययन है। यानी कि जिसमें क्या है, भारत के प्रारंभिक से मध्ययुगीन यानी भारत के स्टार्टिंग से लेकर मध्ययुगीन तक का, मध्य के युग तक का पूरा जो है इतिहास इसमें रचा गया है या फिर दिया गया है। इसमें क्या है, तीर्थ यानी कि घूमने वाले जगह, व्रत, तपस्या, उपवास, महिलाओं के संबंधित व्रत यानी महिलाओं से जो भी संबंधित व्रत थे उन व्रत, अनेक विधियों को पुराणों में जोड़ा गया है। पूर्वी भारत में रचित उप पुराण लोकप्रिय मान्यताओं, रीति रिवाज और त्योहारों की जानकारी के लिए मूल्यवान है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये थे हमारे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या है आपका, पुराण, महाभारत है, ठीक है, रामायण है, गुप्त काल में संकलित, गुप्त काल के टाइम पे संकलित किए गए हैं, प्लस आर्य मंजूश्री मूलक एक हमारी बुक है, ठीक है। ये क्या है, बौद्ध जो महायान है उसका बौद्ध साहित्य है, जिसमें भारत के जो प्रारंभिक से स्टार्टिंग से लेकर मध्य युग तक का पूरा इतिहास रचा गया है या फिर इतिहास दिया गया है, ठीक है। जिसमें तीर्थ, व्रत, ठीक है, तीर्थों यानी घूमने की जगह, तीर्थ यात्राएं वगैरह क्या थी, व्रत क्या क्या थे, व्रत करने, ठीक है, तपस्या करने का क्या क्या जगह था, कौन कौन सी तपस्याएं थी, ठीक है, कौन कौन सा तप किया जाता, उपवास यानी कौन कौन से व्रत रखे जाते थे, और महिलाओं से संबंधित कौन कौन से व्रत थे, वो सारी चीजें इसमें विधियों के द्वारा बताए गए, ठीक है। कई सारी विधि विधान भी बताए गए हैं पुराण में, ठीक है। और जो ये भारत में जो भी रचित पुराण थे, ये लोकप्रिय मान्यता, रीति रिवाज और त्योहारों की जानकारी के लिए भी मूल्यवान है। यानी इसमें जो से त्योहार थे, कौन कौन से व्रत थे, सारी चीजें इसमें, रीति रिवाज वगैरह भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा गैर धार्मिक साहित्य। क्या आता है, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य वह साहित्य है जो धार्मिक विषयों से संबंधित नहीं होता है। गैर धार्मिक साहित्य वह है जो धार्मिक से संबंधित नहीं होता है। यह साहित्य विभिन्न विषयों पर आधारित हो सकते हैं। जो साहित्य है विभिन्न विषयों पर आधारित हो सकते हैं, अलग अलग विषयों पर आधारित ये हो सकते हैं, लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि। ये इन पे लिखे हुए हो सकते हैं या इनके द्वारा लिखे हुए हो सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसको देख लेते हैं। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा ने कविता और गद्य दोनों में, यह दोनों के संयोजन से अपने सशस्त्र रूप को प्राप्त किया। लेकिन गुप्त काल के दौरान में संस्कृत भाषा ने, जो संस्कृत भाषा थी, उसने कविता और गद्य दोनों में ही, दोनों के संयोजन से, दोनों को ही मिला जुला करके क्या हो गया, एक सशस्त्र रूप को प्राप्त किया, ठीक है। 300 से लेकर के 600 के दौरान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। यानी संस्कृत जो साहित्य है उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले, घटनाक्रम घटित हुए। कालिदास ने एक
अभिज्ञान शकुंतलम, माल विकलम मित्रम। ठीक है, ये कुछ अजीब अजीब से बुक के नाम है, ये आप लोग देख लेना, कुछ साहित्य लिखे गए हैं। देखो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम और माल विकलिंग मित्रम आदि नाटक लिखे और रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत जैसी गीतात्मक जो गीत गाने वाली जो रचनाएं होती है, जो गीत के रूप में निकलती हैं, ठीक है, रचनाएं रची। इन्हें संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। ये कुछ बुक के नाम है जो काफी ज्यादा टफ है, तो इनको आप लोग ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर, ठीक है, आप लोग भी इसे पढ़ पाओ। ठीक है, मैंने इसे क्लियर कर दिया। अभिज्ञान शकुंतलम ये वाला देख लेना, बाकी आप लोग ये वाला देख लेना। किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रघुवंश और कुमार संभवन के मेघदूत जैसे गीत कई सारे ऐसे लिखे गए हैं, रचनाएं रची गई हैं। इन्हें संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। संस्कृत साहित्य क्या है, उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा जो उसकी पंचतंत्र की कहानियां मनोरंजक और व्यंग कथाएं हैं, यानी मनोरंजन भी और व्यंग, यानी क्या होता है किसी चीज के जैसे ना एक वो करना, आक्षेप करना, यानी कि किसी व्यंग करना, किसी चीज के बारे में गलत बोल देना, ठीक है, व्यंग करना या टोन मारना, ठीक है, जिसमें जानवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें जो जानवर है, वो जो एनिमल्स हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वरहम मिहिर की पंच सिद्धांतिक खगोलीय कार्यों और विषयों को प्रस्तुत करती है। यानी कि बरहम मिरहिम की पंच सिद्धांतिक खगोलीय कार्य हैं जो विषयों को प्रस्तुत करती है, जो कई सारे कार्यों और विषयों को प्रस्तुत करती है। मिहिर की बृहत संहिता एक कृति है। बृहत संहिता एक कृति है, जो ये ब्रह्म मिहिर है, इसकी एक कृति है जिसका नाम क्या है, बृहत संहिता है। ठीक है, जो ऋतुओं की व्याख्या करती है, यानी कि ऋतु जो होती है, जो हमारे मौसम होती है, उसकी व्याख्या करती है। ठीक है, इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धर्मशास्त्र और टीकाएं लिखी गई। इस अवधि में याज्ञवल्क्य, नारद, कल्याण और बृहस्पति स्मृति सहित धर्मशास्त्र कृतियों की रचना भी की गई। ये जो हमारा जो ये काल था, इस काल के अवधि के दौरान में याज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञ, नारद, कल्याण और बृहस्पति का कई सारी जैसी स्तुतियां थी, प्रस्तुति थी, धर्मशास्त्र कृतियां जो थी उसको रची गई हैं। ठीक है, ये था हमारा गैर धार्मिक साहित्य में, जो कि बहुत सारी बुक्स हैं जो लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, कई ऐसे नाम हैं जो पढ़ने में भी अटपटे से हैं, याद तो बहुत मुश्किल से होंगे, ये फिर भी कोशिश करने से हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विदेशी साहित्य। क्या आता है हमारा, विदेशी साहित्य। कई चीनी भिक्षुओं ने, जो चीन के जो भिक्षु थे, जो भीख मांग के घूमते हैं, ठीक है, भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा के लिए भारत की यात्रा की। यानी कई चीन के ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्थान थे ना, वहाँ की उन्होंने यात्राएं की, जिसके लिए उन्होंने भारत के में भी यात्राएं की। सबसे लोकप्रिय लेखन फाहियान, हेनसांग और इतिसिंग के हैं। यानी सबसे जो लोकप्रिय जो लेखक रहे हैं वो कौन रहे, फाहियान रहा है, हेनसांग रहा है और इतिसिंग के रहे हैं। फाहियान ने बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया है। जो फाहियान है उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ग्रंथों का क्या किया, अनुवाद किया है, जो उसने भारत में एकत्रित किया था। उनका यात्रा वृत्तांत फोकवो की, यानी कि बौद्धों राज्यों का विवरण, उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, फोकवोकी है, फोकवोकी, जिसका जो अर्थ वो क्या है, बौद्ध राज्यों का विवरण है। ठीक है, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत उनकी पुस्तक सीयूकी, जिसका पश्चिम जगत का इतिहास, जिसका जो बुक का जो अर्थ है वो क्या है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम जगत का इतिहास से प्राप्त हुआ है। अरबी लेखकों में जो अरबी के जो लेखक है उसमें सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद,
जो अरबी लेखों में सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद अल बिदूरी और इब्न होकल की रचनाएं शामिल है। इसमें क्या इब्न होकल की जो रचनाएं हैं वो शामिल है। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज का एक विस्तृत विवरण किया है। जो अल बिरूनी है उसने क्या किया है, अपनी पुस्तक, जो उसकी पुस्तक है क्या नाम है, उल हिंद, किताब उल हिंद में भारतीय समाज का जो है बहुत बड़ा विवरण किया है, विवरण प्रस्तुत किया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। अब बात करने वाले हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, मूर्ति कला और अन्य प्रकार के अवशेष शामिल हैं। यानी कि बात करें अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें अभिलेख आ जाते हैं, जो अभिलेख मिट्टी के जो लिखे जाते हैं उत्कृष्ट पे, ठीक है। कई सारे सिक्के आ जाते हैं, जो उस टाइम पे मोहरे सिक्के पर चलते थे, मोहरे वगैरह थे, ठीक है, जो मोहरे राजाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, मृदभांड थे, बर्तन वगैरह, मूर्ति कला, मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है। इन सभी में शामिल है, अब से जो है शामिल है, जो या तो अन्वेषण, यानी अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज, अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज, यानी खोजे गए हैं, और सतह के संग्रह के माध्यम से अथवा पुरातात्विक खुदाई से मिले हैं, जो सतह के ऊपर रखे हुए थे या फिर खुदाई के दौरान मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। कितना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा अभिलेख। क्या आता है यहाँ पे, अभिलेख। बात करते हैं यहाँ पे अभिलेख की। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख अध्ययन या पुरालिपि अध्ययन कहा जाता है। जो अभिलेख के जो अध्ययन है इसको पुरालेख या फिर पुरालेख अध्ययन या फिर लिपि अध्ययन, पुरालिपि अध्ययन कहा जाता है। अभिलेख ऐसे लेख हैं जो पत्थर, लकड़ी, धातु, हाथी दांत की पट्टियां, कांस्य की मूर्तियां, ईंटों, मिट्टी के गोलों, मिट्टी के बर्तनों आदि पर उकेरे जाते हैं। यानी कि जो हमारे जो अभिलेख है ये ऐसे अभिलेख होते हैं जो पत्थर, जो किसी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं या उत्कीर्ण किए जाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। पुरालेख अध्ययन, जो पुरालेख अध्ययन है, पुरालेख अध्ययन में अभिलेख के प्रतियों को समझना और उसमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण करना शामिल है। पुरालेख अध्ययन में क्या होता है, जो भी अभिलेख की पट्टियां हैं, जो लिखा गया है उसको समझना होता है और उसमें जो मौजूद जानकारी है उसका विश्लेषण करना होता है। आखिर जो इसमें ये बात कही गई है क्या ये बात सही कही गई है, उसका अध्ययन करना जरूरी होता है। 3वीं शताब्दी के अंत संस्कृत उत्तरी भारत में अभिलेखों की भाषा के रूप में प्रचलित हो गई थी। यानी कि 3वीं शताब्दी के अंत तक में क्या जो संस्कृत थी, संस्कृत उत्तरी भारत में अभिलेखों की, यानी अभिलेखों की भाषा के रूप में क्या थे, प्रचलित हो गए। अभिलेखों में संस्कृत देखने को हमें मिलने लगी थी। यानी कि अभिलेख के तौर पे संस्कृत भाषा लिखी जाने लगी, संस्कृत लिपि का यूज किया जाने लगा था। इसमें धीरे धीरे न केवल उपमहाद्वीप में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में भी उच्च संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। यानी कि ये सिर्फ उत्तरी तक ही सीमित नहीं रहा, ये क्या हुआ, धीरे धीरे उपमहाद्वीप में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में भी उच्च संस्कृति, यानी उच्च जो संस्कृति है, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति से जुड़ी भाषा का जो है दर्जा बन गया या दर्जा प्राप्त किया गया। क्योंकि देखो जितने भी ये लोग बोले जाते, धर्म के जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो राजनीति में थे, ठीक है, जो धर्म गुरु थे, वो लोग इसका यूज करते थे। तो क्या हुआ, इसका जो एक शब्द था इसका दबदबा बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गुप्त काल में क्षेत्र भाषण और लिपियों का विकास हुआ। यानी कि गुप्त काल के टाइम पे क्षेत्र भाषण यानी क्षेत्र में एक जो भाषण दिया, यानी कि जो लेक्चर दिया था, भाषण और लिपियों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ। संस्कृत के अभिलेखों में स्थानीय बोलियों का प्रयोग गैर संस्कृत मूल के वर्तनी और शब्द के प्रयोग में दिखाई देता है। यानी कि जो गुप्त काल के क्षेत्र में भाषण और जो लिपियों का जो विकास था, वो संस्कृत के अभिलेखों में स्थानांतरित बोलियां, यानी जो स्थानीय बोली थी, यानी कि लोगों की जो आम बोलचाल थी, उसमें भी हमें देखने को या फिर वहां पे इसका प्रभाव देखने को हमें मिला। गैर संस्कृत मूल के जो वर्तनी, यानी कि जो लोग थे और शब्दों के प्रयोग में दिखाई देने लगा। जो लोग थे उनके भी मुख पे दिखाई दिया, प्लस जो शब्द थे उसमें प्रयोग दिखाई देने लग गया। पल्लव वंश के शासन के दौरान, जो पल्लव वंश का जब शासन चल रहा था उसके दौरान तमिल दक्षिण भारतीय अभिलेख की महत्वपूर्ण भाषा बन गई। जो तमिल भाषा थी वो दक्षिण भारतीय अभिलेखों की महत्वपूर्ण भाषा बन गई। दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्से में, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की जो दीवारें थी उन पर सैकड़ों तमिल अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, जिसमें क्या बहुत सारे जो अभिलेख थे उनको
उनको उत्कीर्ण यानी फिर लिखे गए, उकेरे गए। सबसे पहले कन्नड़ अभिलेख, जिस सबसे पहले क्या था, कन्नड़ अभिलेख छठी या फिर छठी सातवीं शताब्दी के अंत में मिले, जिसमें कन्नड़ अभिलेख जो थे कहाँ पे मिले, छठी सातवीं शताब्दी के अंत में हमें देखने को मिले। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वन क्या है, प्रारंभिक छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक चोल शासकों के अभिलेखों में भाषा के रूप में तेलुगु का प्रयोग देखने को मिला। यानी कि छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी स्टार्टिंग टाइम में ही हमें क्या हुआ, प्रारंभिक चोल जो शासक थे उनके अभिलेखों में हमें भाषा के रूप में तेलुगु भाषा का प्रयोग देखने को मिला। उनकी जो भाषा थी वो तेलुगु भाषा के रूप में हमें देखने को मिला है। 15वीं शताब्दी के आसपास, जो 15वीं शताब्दी है उसके आसपास में मलयालम, 15वीं शताब्दी के आसपास मलयालम भाषा में अभिलेख दिखाई देते हैं। मलयालम भाषा जो थी, जो हमारे वो थे ना, आप कह सकते हो एक तरह से जो मलच्छ लोग थे, ठीक है, जो बहुत नीची जाति से बिलोंग करते थे, जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें से जो हमारे चंडाल लोग आते थे वो मलयालम भाषा का ही यूज करते थे। ठीक है, तो मलयालम भाषा का अभिलेख, मलयालम भाषा में भी अभिलेख हमें देखने को मिले हैं। 11वीं शताब्दी में अभिलेखों की भाषा के रूप में मराठी और उड़िया, और 15वीं शताब्दी से गुजराती का प्रयोग हुआ। यानी कि 11वीं शताब्दी में अभिलेखों की भाषा में हमें क्या देखने मिला, मराठी और उड़िया भाषा देखने को मिला। और 15वीं शताब्दी के दौरान हमें क्या, गुजराती भाषा देखने को मिली है। गुजराती भाषा कहाँ देखने को मिली है, हमारे अभिलेखों में। इतने क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, ऐसे हजारों अभिलेख उपलब्ध हैं जिसमें से कुछ पत्थरों पर, लेकिन ज्यादातर एक या एक से अधिक ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण है। यानी कि हमें बहुत से ऐसे अभिलेख देखने को मिले हैं जो कि पत्थरों पर उत्कीर्ण तो है ही, और बहुत से में कहाँ मिले हुए हैं, ताम्र जो पत्र थे ना, ताम्र पात्र, उस पर उत्कीर्ण मिले हैं। उनमें से अधिकांश राजाओं द्वारा, उनमें से बहुत सारे जो है राजाओं द्वारा ब्राह्मण और धार्मिक प्रतिष्ठानों को दिए गए अनुदान है, जिसमें बहुत से क्या है, जो ब्राह्मण है, राजाओं के द्वारा, जो राजा थे ना, राजा द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान थे, यानी जो भी धार्मिक स्थान थे वो, और जो भी अनुदान दिए जाते हैं उनके बारे में लेखा जोखा हमें मिलता है। शाही अभिलेखों में उसमें प्रशस्तियां शामिल, यानी प्रशंसा शामिल है। किसकी, देखो शाही अभिलेख अगर कोई लिखवाएगा तो वो अपनी बुराई थोड़ी लिखवाएगा, वो अपने बारे में तो अच्छा ही लिखवाएगा। तो उसमें प्रशस्तियां शामिल है जो शाही वंशावली और राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। जो क्या है, जो वहाँ की जो शाही जो वंशावली है उसमें और राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। अधिकांश शाही अभिलेख आमतौर पर प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं, यानी अधिकांश जितने भी अभिलेख है वो आमतौर पर क्या है, प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं। कुछ अभिलेखों में तो केवल शासक की उपलब्धियों का ही विवरण मिलता है, यानी कुछ ऐसे अभिलेख है जिसमें केवल और केवल हम क्या है, शासक का ही जो उपलब्धियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा सिक्के। अब हम किसको देखने वाले हैं, सिक्के को। ठीक है, सिक्के देख ले। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन का क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आधुनिक समय में मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम, मूल के भंडार और भुगतान के माध्यम के रूप में किया जाता था। यानी आधुनिक समय में, यानी आज के टाइम पे मुद्रा का जो प्रयोग है हम किसके लिए करते हैं, किसी भी सामान को लिया और उसको पे करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना मुद्रा यानी अपने पैसा पे करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी सामान का मूल्य चुकाने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक है, भुगतान के माध्यम के रूप में किया जाता है। माल या सेवाओं के आदान प्रदान के लिए मुद्रा को स्वीकार किया जाता है। माल को या तो हम देते हैं या फिर लेते हैं, उसके लिए हम मुद्रा का भुगतान करते हैं या फिर इस्तेमाल किया जाता है। कृष्णा घाटी के इक्ष्वाकुओं ने सातवाहन सिक्कों के अनुरूप शीश के सिक्के जारी किए थे। किसके, शीश के सिक्के जारी किए थे। गुप्त राजाओं ने अच्छी तरह से निष्पादित सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त जो राजा थे, गुप्त राजाओं ने क्या किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे। डिनर के रूप में जाने वाले यह सिक्के ज्यादातर उत्तर भारत में पाए गए। ये डिनर के रूप में जाने वाले जो सिक्के थे ज्यादातर कहाँ पाए गए थे, उत्तर भारत में पाए गए थे। इसमें राजा को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया। इसमें राजाओं को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया, बहुत सारे उसके मुद्राएं हैं उसमें दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, जो समुद्रगुप्त है और कुमारगुप्त है, प्रथम के सिक्कों के उदाहरण
उल्लेखनीय है, जिसमें जो उदाहरण जो बहुत से मुद्राओं में जो दर्शाए गए हैं वो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों में क्या है, सिक्कों के उदाहरण है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, जो समुद्रगुप्त है उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते गया हुआ है, जिसमें कि जिससे ये कह रहा है जो समुद्रगुप्त है वो क्या है, संगीत प्रेमी है, एक तरह से ऐसा इंडिकेट कर रहा है। गुप्त सिक्कों के पीछे की ओर धार्मिक चिन्ह है, गुप्त सिक्कों के पीछे क्या है, धार्मिक चिन्ह जो राजाओं की धार्मिक संबंध को दर्शाता है। धार्मिक चिन्ह इसका मतलब क्या है, गुप्त जो राजा है उनका धर्म के प्रति या धार्मिकता के प्रति ज्यादा झुकाव है, ऐसा दर्शाता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के बाद सोने के सिक्कों की शुद्धता में गिरावट आई है। जब स्कंदगुप्त का जो शासन आया तो उसमें क्या, उस टाइम पे सोने के जो सिक्के थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। गुप्त राजाओं ने चांदी के कुछ सिक्के भी जारी किए, गुप्त राजाओं ने चांदी के कुछ सिक्के भी जारी किए, किंतु तांबे के सिक्के बहुत कम है, किंतु तांबे के सिक्के तो बहुत ज्यादा कम थे। कभी कभी सिक्के न केवल राजाओं के नाम अपितु जीवन संबंधी विवरण भी प्रदान करते थे। कभी कभी जो सिक्के थे ये केवल एकमात्र राजा के नाम नहीं करते थे अपितु पूरा उनका जो जीवन था ना, पूरा जीवन का ब्यौरा दे देते थे। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी से शादी की और यह विवरण सिक्के से प्राप्त होता है। यानी कि जो गुप्त, उदाहरण के लिए हम जानते हैं जो गुप्त एक राजा है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या है, एक लिच्छवी नाम की एक राजकुमारी थी जिससे उन्होंने शादी की थी, और इसका विवरण, इसका जो पता है हमें कहां से चलता है, सिक्कों से ही चलता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ उनके सिक्के पर दर्ज है। यानी जो समुद्रगुप्त है और जो कुमारगुप्त है इनके द्वारा जो भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसमें क्या था, वो सिक्कों पर दर्ज है। समुद्रगुप्त के तीरंदाज और युद्ध कुल्हाड़ी को दर्शाते सिक्कों के प्रकार उनके युद्ध कौशल के पराक्रम को दिखाते हैं। यानी समुद्रगुप्त का जो भी तीरंदाज है, धनुष बाण चलाने का तरीका है वो, और जो उनका युद्ध करने के टाइम पे जो उनकी कुल्हाड़ी थी वो दर्शाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो क्या थे, युद्ध कौशल थे, ठीक है, वो जो पराक्रमी व्यक्ति थे, क्या थे, पराक्रमी व्यक्ति थे, निर्दयी थे, मतलब निडर व्यक्ति थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साक्ष्यों की सीमा। अब हम देखने वाले साक्ष्यों की क्या सीमाएं हैं। देखो अब हमने बहुत सारे साक्ष्यों के बारे में पढ़ा, कुछ ऐसे अभिलेख है जो टूट फूट भी गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो खो गए, कहीं पे हमें गलत जानकारी मिली है, तो इनकी क्या क्या सीमाएं हैं उनको देख लेते हैं। साक्ष्यों का एक सावधानी पूर्वक और कुशल विश्लेषण इतिहास लेखन की नींव है। यानी जितने भी साक्ष्य में प्राप्त हुए उनका सावधानी पूर्वक से कुशल तरीके से उनका विश्लेषण करना, जांच पड़ताल करना लेखकों की एक इतिहास लेखन की, यानी इतिहास को लिखने की, रचने की, बताने की एक बहुत बड़ी नींव है, बहुत अच्छी नींव है। इन साक्ष्यों की अपनी खूबियां हैं, ये जो साक्ष्य है इन साक्ष्यों की अपनी ही खूबियां हैं और इनकी खुद की अपनी सीमाएं हैं, जिन्हें इतिहासकारों को ध्यान में रखना होगा, जिन्हें इतिहासकारों क्या अपने ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। निश्चित तारीख का ना होना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, निश्चित तारीख का ना होना। अभिलेख कम है, जो अभिलेख है हमें कम है, जिससे ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे क्या जानकारी जो है हमें ज्यादा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत कम ही पढ़े लिखे लिखते, और हर कोई अपने जीवन यापनी है या फिर अभिलेख थे वो नहीं लिखवाया करते थे, क्योंकि आम व्यक्ति लिखवाए वो खाने के जब उसके लाले पड़े हुए हैं तो अभिलेख कैसे लिखवा सकता है, वो पढ़ेगा कैसे, उसको पढ़ना ही नहीं आता, अपने अभिलेख कैसे, अपनी दिनचर्या कैसे लिखा। इसलिए जितने अभिलेख मिले ना हमें उसमें क्या राजाओं के बारे में पता है, जो आम जनता उसके बारे में कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त हुए, अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। व्यवस्थित खुदाई का ना होना, यानी कि हमें जो अवशेष मिले हैं, जितने मिले हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अभिलेख अभी भी हैं ऐसे जो है नहीं मिले, इसका मतलब व्यवस्थित सही ढंग से खुदाई भी अभी नहीं हुई है, जिस वजह से हमें नहीं मिले हैं। सिक्के मूर्तियां मूल स्थान पर नहीं पाए गए, जो सिक्के हैं वो सिक्के और मूर्तियां जो है वो मूल स्थान पर नहीं पाए गए, क्योंकि जब आक्रमण वगैरह होते सब लोग क्या करते, एक जगह दूसरी जगह एक दूसरे राज्य को लूट लिया करते थे। राज्य को जो राजन थे, जो राज करते थे, उनके जो राज्य था उसको लूट लिया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई गई हैं, जो मतलब कि मूर्तियां जो मूल स्थान पर सही जगह पर नहीं मिली है, जिससे उनका वास्तविक महत्व, जिससे उनका जो वास्तविक जो सही जो महत्व है वो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे अभिलेख है जो कि क्या है, अभिलेख टूट गए हैं जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। अभिलेखों पर जो अंकित अक्षर है वो लुप्त हो गए, जो अभिलेखों पर जो अक्षर लिखे गए हैं वो क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं, मिट गए हैं।
अक्षरों के हल्के ढंग से उत्कीर्ण होने के कारण पढ़ने में समस्या होना। ठीक है, जो अक्षर है वो काफी लंबे टाइम हो गए, 100-150 साल। आज आपको पता है कि अगर मैं आज कोई चीज एक पेज पे लिख देता हूँ, अगर वही मैं 2 साल 3 साल बाद देखूँ तो एक तरह से वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ में इफेक्ट पड़ जाएगा। सेम उसी तरीके से अब वो अभिलेख थे, उनको लिखे गए प्लस खुले में रहे वो, तो उनपे क्या हल्के ढंग से उत्कीर्ण हुए, तो उनको पढ़ने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे अभिलेख हैं जो नष्ट हो चुके हैं। अभिलेखों का नष्ट हो जाना, अक्षरों का लुप्त हो जाना, जो भी लिखा गया अक्षर ना मिल पाना, अक्षरों का लुप्त हो जाना। इतना क्लियर है? ठीक है। अक्षरों के शब्दों ने वास्तविक अर्थ का ज्ञान ना हो पाना, यानी जो भी अक्षर लिखे गए हैं उन अक्षरों को पढ़ करके हमें क्या है, सही जो अक्षर का जो अर्थ है वो हमें नहीं पता चल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, रोजमर्रा के जीवन की जानकारी का ना मिल पाना। जैसे कि मैंने कहा कि जो आम लोग है, आम जनता है, वो जो है उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। हमें सिर्फ राजाओं महाराजाओं की, अभी उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिल रही है, और बहुत कम हमें जो है वहां पे जो जनता है, जनता की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनका रोज का जीवन कैसे व्यतीत होता है वो सारी चीजें हमें नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर 1 है या फिर चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। मुझे उम्मीद आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर सारी चीजें आपको क्लियर होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले जो न्यू वीडियोस है वो वीडियोस आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो एक बार नहीं समझ में आया तो देखो कुछ वर्ड इसमें काफी ज्यादा हार्ड है, तो एक बार और आप इसे देख सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो की, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।